आई कम टू द कोर्ट, मीनिंग ऑफ कोर्ट, सही है। अब समझिए, कोर्ट इंक्लूड्स, बस रट ली कौन कौन शब्द आ रहे हैं समझ लीजिए, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स and all persons legally authorized to take evidence except arbitrators, तो who are not considered to be the court, कौन, except arbitrators। यहीं से क्वेश्चन आता है, कई बार देख लीजिए इसमें, in relation to the expression defined in section 3 which of the following statements is not correct, कौन सा करेक्ट नहीं है, court includes arbitrator, ये बात सही है गलत है बताइए, इज इट करेक्ट, इट इज रॉन्ग। तो आप लोगों से रॉन्ग मीनिंग पूछा गया है, कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर्स, ये नहीं है, ये गलत है। ऐसे ही देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड आर्बिट्रेटर, तो मैक्सिमम टाइम आप लोगों से आर्बिट्रेटर पूछा जाता है। अब इसमें समझ लीजिए तीन बातें हैं इस डेफिनेशन में, देयर आर थ्री थिंग्स हु आर इंक्लूडेड। नंबर वन, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द कोर्ट। सेकेंडली, ये जो मीनिंग है, जो सेकंड बात है, कौन कौन इंक्लूडेड है, ऑल पर्संस हु आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, जो भी व्यक्ति, इवन दो दे आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट बट दे आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। कौन हो सकता है ऐसा व्यक्ति बताइए, द पर्सन हु इज नॉट, हु डज नॉट कम इनटू द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट बट ही इज व्हाट, ही इज ऑथराइज्ड टू टेक द एविडेंस, लाइक if someone has been appointed as the commissioner to take the evidence। इससे क्या होगा समझिए, if someone has been authorized to take the evidence, it means what, he should be considered to be the court within the meaning of Indian Evidence Act। बस सिंपल सी बात है। तो जरूर जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड दिस पर्सन, एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, आर्बिट्रेटर्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखेंगे, नंबर वन, जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स आर इंक्लूडेड, persons taking authorized to take evidence included, arbitrators not included। जय हिंद, हो गया। नेक्स्ट, दिस इज फैक्ट। फैक्ट का मीनिंग आपको देखिए, चलिए समझाते हैं इस बात को, कहानी क्या है। फैक्ट के मीनिंग को, जो फैक्ट का इलस्ट्रेशन था यहां से समझ लीजिए। अभी फैक्ट का मीनिंग समझाएगा, यानी कि तथ्य, तथ्य का मीनिंग क्या होता है, तथ्य का मीनिंग क्या होता है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए आप लोग। देखिए इसी में समझाता हूं, देखिए आपको एक अल्टीमेटली कोर्ट को जो डिसाइड करना पड़ता है, द कोर्ट को जो अपने डिसीजन देने हैं, मजिस्ट्रेट को या सिविल जज को जो डिसीजन देने होते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टोरी, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टोरी एज explained as narrated by the plaintiff or the defendant, or in criminal cases as the prosecution story or the defense version। तो ये डिफेंस स्टोरी, प्रोसिक्यूशन वर्जन, और जो मैं प्लेंटिफ की प्लेंट हुई या उसका डब्ल्यूएस हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको आप ऐसे समझिए। देखिए ये अगर एक पूरी की पूरी एक वॉल है, इफ दिस वॉल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, complete story, then the bricks, it is whole made up of fact, 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 fact। समझे? जिस तरीके से आपने एक फिल्म देखी होगी, मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक सीन था, है ना, वो कहता है कि भाई आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं, सो मेनी पर्सन एक्सप्लेन दैट इन देयर ओन वे। फिर वो समझाता है कि नहीं, फॉर अस दिस इज ए बॉडी, दिस इज नथिंग एल्स बट ए बॉडी, एक बीमार शरीर है हमारे लिए, और हमें इसको ऐसे ही ट्रीट करता है। तो उसी तरीके से जब आप जब हम केस की बात करते हैं, जब इसमें वेदर इट इज ए सिविल केस, है ना, सिविल सूट, और इट इज ए क्रिमिनल केस, तो बेसिकली वी आर डीलिंग विद द बंडल ऑफ फैक्ट्स। केस इज नथिंग बट बंडल ऑफ फैक्ट्स। तो वो जो फैक्ट्स हैं, विद इन दैट बंडल देयर मे बी सर्टेन फैक्ट्स विच आर रिप्रेजेंटिंग ओनली फिजिकल थिंग्स, देयर मे बी सर्टेन फैक्ट्स विच आर इंक्लूडिंग द मेंटल स्टेट, कि उस समय के इंसान के मानसिक में, मन में क्या चल रहा था। तो उसी को देखते हुए, उसी की परिकल्पना करते हुए आपको इस डेफिनेशन को पढ़ना चाहिए। पढ़ लेते हैं, बहुत टेक्निकल नहीं है लेकिन समझ लीजिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी आपको। क्या है फैक्ट? मीन्स एंड इंक्लूड्स व्हाट, एनीथिंग, कोई भी वस्तु हो सकती है,
स्टेट ऑफ थिंग्स हो सकती है, रिलेशन हो सकता है आपस में थिंग्स का, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, एंड दूसरा इसको देखिए कि हुआ एक वर्ग ये बना लिया, और एक दूसरा हुआ मेंटल फैक्ट्स का, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज कॉन्शियस। इसका मतलब क्या, ए थिंग, समझाते हैं। सीन है, एक मर्डर स्टोरी है, एक मर्डर स्टोरी है दीप्ति शर्मा मैडम के हाथ में। दीप्ति शर्मा जो है कहीं से गुजर रही हैं, उनको देखते हैं कि कोई एक आदमी करहा रहा है, ये वहां पहुंचती है और वहां पर एक पिस्टल पड़ा हुआ है, एक चाकू पड़ा हुआ है। व्हाट शी सॉ, ए पिस्टल लाइंग नियर एन इंजर्ड पर्सन, है ना। तो वो क्या हुआ, ये एक फैक्ट हो गया कि शी सॉ ए पिस्टल, व्हाट ए थिंग। तो वो अपने आप में हम लोग लॉ की उसमें, इन लॉ वी विल से दिस इज ए फैक्ट। व्हाट इज द फैक्ट? Fact is this, that the witness Deepti Sharma saw a knife lying near the injured person. तो this is a fact. State of things कैसे हो सकता है? State of things क्या हो सकता है कि when she observed that the injured person was in a pool of blood, there were marks of struggle all over the ground, and his bag पर्स वॉज लाइंग अराउंड। तो पूरे उस सीन को बयां करना स्टेट ऑफ थिंग्स हो गया, है ना, रिलेशन ऑफ थिंग्स हो गया, हाउ दिस वन थिंग इज रिलेटेड टू अदर। सो देयर मे बी सो मेनी फैक्ट्स इन डिफरेंट कैपेसिटी यू विल हैव टू एक्सप्लेन, एंड दिस इज व्हाट कैपेबल ऑफ बीइंग परसेप्ट बाय सेंसेस मींस व्हाटएवर यू कैन सेंस, व्हाटएवर यू कैन परसीव बाय योर सेंसेस मींस अपनी आंखों से, आपके टच से, स्मेल से, ईयर से, जो भी आप देख सुन सकते हैं, वो सब कुछ को हम फैक्ट्स के रूप में उसको बयां करते हैं। तो एवरीथिंग इज फैक्ट। सेकंड इज व्हाट, मेंटल कंडीशन। मेंटल कंडीशन कि उस समय द पर्सन हु कमिटेड द ऑफेंस, व्हाट वाज हिज मेंटल कंडीशन, वेदर ही वाज knowing the nature of the act or not, whether he can avail the benefit of section 84 or not। तो मेंसरिया के एलिमेंट हुए, थे नहीं थे, गुड फेथ, नॉलेज, इंटेंशन, नेग्लिजेंस, रैशनेस, ऑल दीज, ये सारे फैक्ट्स हो सकते हैं कि हाँ ही वाज सो रैशनल। व्हेन वी आर सेइंग कि द पर्सन हु कॉज द एक्सीडेंट, द पर्सन हु कॉज द एक्सीडेंट, ही वाज सो रैश और नेग्लिजेंट। सो हियर वी आर टॉकिंग about the mental condition of that accused at that time, कि he was rash और negligent। rashness और negligence क्या हो गई है, उसके साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हो गए। तो जो फैक्ट्स हैं वो फिजिकल फैक्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक मैंने बताया पहली कैटेगरी होगी रेड कलर से इनक्लोज किया मैंने, और दूसरे फैक्ट्स कैसे हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, यानी कि शोइंग द मेंटल कंडीशन। तो आई बिलीव कि इतना सफिशिएंट है आपके लिए, हाँ है ना, बताइए जल्दी से। इलस्ट्रेशंस पर आते हैं, देख लीजिए। देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस, ये एक फैक्ट हो सकता है। दैट ए मैन हर्ड, एक व्यक्ति ने कुछ सुना, उसने कुछ देखा, ये एक फैक्ट हो सकता है। दैट ए मैन इज सेड सर्टेन वर्ड्स, उसने कुछ शब्द कहे, ये अपना आप एक फैक्ट हो सकता है। सो व्हाट इज दिस कि इन लीगल लैंग्वेज, है ना, जैसे मैडम प्रियंका शर्मा इज एन एडवोकेट एंड सपोज शिल्पा जोशी इज ए डॉक्टर, ऐसे मान लेते हैं। शी इज नॉट लीगली लिटरेट, वो लीगल लैंग्वेज का नहीं पता है उनको। नाउ शिल्पा जोशी मैडम का केस के इनके वकील साहब प्रियंका शर्मा वहां पहुंचती हैं इस लेकर के ना। सो शिल्पा जोशी कैसे कहेंगी, अपनी बात को कहेंगी कि सर मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा सुना, और उस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, है ना। उसी बात को प्रियंका शर्मा कहेंगे कि सर फैक्ट इज दिस, द वेरी फर्स्ट फैक्ट इज दैट विटनेस हर्ड सो। तो वो उसको फैक्ट के रूप में नरेट करेंगे कि इन द आई ऑफ लॉ दिस इज ए फैक्ट। अब फैक्ट कैसा है, ही हर्ड समथिंग। इसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग देखेंगे लेटर ऑन सब्सिक्वेंट स्टेज पे हाउ दिस फैक्ट शुड बी प्रूव्ड नाउ, हाउ दिस फैक्ट ऑफ हियरिंग, ऑफ seeing something should be proved. Then we will apply the principles of technical rules of the Indian Evidence Act. So शिल्पा जोशी who is not a from legal background, उन्होंने उस बात को किसी और जगह में बयान किया, बात वही है।
लेकिन एक लीगल, एक वकील या हम तुम जो जजेस, वो उसको देखेंगे फैक्ट की नजर से। एवरीथिंग इज ए फैक्ट फॉर अस, वेदर इट इज फिजिकल फैक्ट और इट इज साइकोलॉजिकल फैक्ट। सही है अभी? दैट सर्टेन पर दैट ए मैन होल्ड्स ए सर्टेन ओपिनियन, एक व्यक्ति की कोई अपनी ओपिनियन है, ये एक है। कुछ इंटेंशन थी उसकी, कुछ सर्टेन इंटेंशन, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया। गुड फेथ, फ्रॉडुलेंटली, यूज इज ए पर्टिकुलर वर्ड इन ए पर्टिकुलर सेंस, समझे? और वाज ऑफ ए स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ ए पर्टिकुलर सेंसेशन, ये सारी चीजें फैक्ट्स में कवर होती हैं। बस ये एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, लिख लीजिएगा, हु क्लासिफाइड फैक्ट्स इनटू फिजिकल फैक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, नेम इज जर्मी बेंथम। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फैक्ट, मोटिव, इंटेंशन, गुड फेथ, नन ऑफ द अबव, ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। कर लेंगे बस। अब आगे बढ़िए, इससे मामला बढ़ेगा आगे को भी है। ये आपके जहे नसीब, मतलब आपकी जर्रा नवाजी में सेक्शन 5 प्रस्तुत किया मैंने आपको, सेक्शन 5, दिस इज सेक्शन 5। जरा गौर से पढ़िए इसको, क्या कहता है, गौर से पढ़िए इसको। सेक्शन 5 है ये, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू, एवरी फैक्ट इन इशू और फैक्ट्स विच आर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट फैक्ट्स। अभी हम डेफिनेशन में आएंगे, हम क्यों कह रहे हैं कि वी यूज दिस टर्म्स, जो टर्म्स हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सेक्शन 3 में, दीज आर यूज समवेयर, है ना? तो सेक्शन 5 में ये बात कहेगी, सेक्शन 5 नहीं बता रहा हूं आपको कि एविडेंस किन किन फैक्ट्स का दिया जा सकता है। उनमें एक फैक्ट बताया फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स का, यानी कि सुसंगत तथ्य का और विवादित तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो फैक्ट इन इशू क्या है और रेलिवेंट फैक्ट क्या है, रेलिवेंट क्या है, इसके मीनिंग आपको हमें मिलते हैं सेक्शन 3 में। वो रहे ये, देखिए, रेलिवेंट को समझने के लिए आपको सेक्शन 5 द्वारा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स इन इशू तो समझ में आता है कि तो फैक्ट एंड जो डिस्प्यूट में फैक्ट्स हैं उनको हमने बोला फैक्ट्स इन इशू। ये रेलिवेंट का मामला क्या है, रेलिवेंट को डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन 5 को पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 5 में उन्होंने एक कंडीशन बताई कि किन किन फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकता है। पढ़िए रहा उसको, देखिए, एविडेंस मे बी गिवन in any suit or proceeding, evidence may be given in any suit or proceedings of what, existence or non existence of facts in issue। एक बात इसका दिया जा सकता है एविडेंस, समझ रहे हैं आप? वो कौन कौन से तथ्य हैं जिनका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो पहला साक्ष्य हुआ, आप किसका साक्ष्य दे सकते हैं, फैक्ट्स इन इशू का। सपोज कीजिए, नाउ द स्टेज इज ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस, आपकी जो वेदर इट इज सिविल कार्रवाई और क्रिमिनल कार्रवाई, उसमें एविडेंस की स्टेज चल रही है। नाउ आई एम लीडिंग माई एविडेंस, मैं एविडेंस दे रहा हूं उसका। नाउ वहां पर ये जो मैडम जया मैडम है, शी इज ऑब्जेक्टिंग, यू कांट गिव द एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट, कोर्ट इज बीइंग मिसलेड, कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है, टाइम वेस्ट किया जा रहा है, दुनिया भर की बातें बोलने लगी। नाउ आई विल से, प्लीज होल्ड मैम, आई एम लीडिंग द एविडेंस of a fact which comes into the category of fact in issue, so I can lead evidence as per section 5। मैं जिस तथ्य का एविडेंस देने की जा रहा हूं, टेंडर कर रहा हूं, वो फैक्ट्स इन इशू की कैटेगरी में आता है, ठीक है। therefore I have a right to lead evidence as per the section 5 of this। let me know, ये समझ में आया नहीं आया, प्लीज हाँ ना बताइए जल्दी से। दूसरी बात, अब मैडम ने क्या कहा कि ठीक है फैक्ट इन इशू है, अब जो सेकंड फैक्ट है उसका एविडेंस आप नहीं दे सकते कि नो मैम, स्टिल आई कैन गिव द सेकंड फैक्ट एविडेंस, सेकंड फैक्ट बॉय, बिकॉज इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। ये रेलिवेंट कहां से आ गया, रेलिवेंट क्या होता है? यस, रेलिवेंट का एक फॉर्मूला है, एवरीथिंग इज रेलिवेंट विच हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट फ्रॉम सेक्शन 6 to 55। सेक्शन 6 से लेकर 55 तक के जितने भी सेक्शंस हैं, वो सब जो जिन 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 फैक्ट्स को रेलिवेंट घोषित कर चुके हैं, उन फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकता है। अब इसी संदर्भ में, क्योंकि यहाँ रेलिवेंट का मीनिंग आ रहा है, तो रेलिवेंट को हम लोग पढ़ेंगे जाकर के सेक्शन 3 में। रेलिवेंट
One fact is said to be relevant to another fact. One fact is said to be relevant to the another fact when the one is connected, when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to relevancy of facts. अब ये समझिए क्या हो गया, देखिए फैक्ट नंबर 1, दिस इज ए फैक्ट, फैक्ट 1 and fact 2. These are two facts, F1 and F2. When these facts can be considered when they are linked, when they are connected with each other in any of the ways as per the section 6 से 55. सेक्शन 6 से लेकर के 55 तक जितने भी प्रोविजंस हैं, अगर इन दो तथ्यों के बीच में कनेक्शन उनसे ऐड होता है तो ये वो फैक्ट कहलाएगा रेलिवेंट फैक्ट. दीज फैक्ट्स आर रेलिवेंट. दोबारा पढ़ो जरा इसको. वन फैक्ट इज सेड टू रेलिवेंट टू अनदर फैक्ट. फैक्ट 1 इज सेड टू बी रेलिवेंट टू फैक्ट 2. व्हेन वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर फैक्ट, एक तथ्य दूसरे तथ्य का सुसंगत तथ्य कहलाएगा. कब कहलाएगा? जब वो when it is connected as per the provisions of relevancy of fact. ये प्रोविजंस कहां पर दिए हुए? 6 से 55 में दिए हुए हैं. अब इसको ऐसा समझिए, मर्डर हुआ, कार्तिकेय पर एलिगेशन है कि उसने एक लड़की का कत्ल किया. सही है? He committed murder of a girl. सही है? Now an evidence is being given in the court against him. उसके अगेंस्ट एक एविडेंस दिया जा रहा है इस बात का that the girl was found to be pregnant. The girl was found to be pregnant and there are certain photographs which shows that they were having good relations with each other. अब डिफेंस ने ऑब्जेक्शन किया, ये कैसे दे देंगे प्रोसिक्यूटर साहब? हाउ कैन यू हाउ दिस फैक्ट इज रेलिवेंट? व्हाई? बिकॉज नाउ दिस फैक्ट कि द गर्ल वाज प्रेग्नेंट. कह रहे हैं केस कौन सा है भाई साहब? केस है मर्डर का. आप ला रहे हैं प्रेगनेंसी का सबूत यहां पर. इससे क्या मतलब? प्लीज होल्ड. बिकॉज दिस फैक्ट ऑफ प्रेगनेंसी and the other fact F1 F2 murder, these are connected with each other, and the word is what? Motive. The accused Kartikeya was having a motive because he wanted to get rid of that girl because the girl was pregnant. This is that. So these are two facts: commission of murder and second one, the girl being pregnant. These two facts F1 F2 are connected with what? The provision relating to the motive. Section 8 says that every fact which indicates motive should be considered relevant. आप बात समझ रहे हैं? तो जो सुसंगत तथ्य है, तो F1 F2 being killed, being pregnant, these two facts are related with the word what? कि there is a motive of killing behind that. So are you getting this point or not? अब मुझे बताइए. तो ये हुआ रेलिवेंट का मीनिंग. नाउ एक कहानी अच्छी तरह समझिए. देखिए F1 F2 these are related with each other as per the section 6 to 55. देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अच्छी तरीके से आज, है ना. दो तथ्य हैं, फैक्ट्स आर व्हाट? F1 एंड F2. इसी केस से रिलेट करते हैं. बीइंग कॉजिंग डेथ एंड बीइंग प्रेग्नेंट. these are two facts. These two facts are connected with as per the provision 6 to 55. Therefore these facts are called relevant. इन तथ्यों को हम क्या कहेंगे? relevant fact. सेक्शन 5 ये कहता है कि एविडेंस में बी गिवन. रेलिवेंट फैक्ट्स का एविडेंस दिए सकता है. तो सेक्शन 5 ने क्या कहा? ओके, दिस फैक्ट इज इन द कैटेगरी ऑफ रेलिवेंट फैक्ट
therefore evidence of this can be given. When you will read section 165, वो ये कहा कि if proved, if duly proved, judgment may be based upon this. ये जो फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, अगर ये ड्यूली प्रूव हो जाए तो इसके आधार पर जजमेंट दिया जा सकता है. जजमेंट में बी प्रूव्ड, जजमेंट में बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूली प्रूव्ड रेलिवेंट फैक्ट 165 में. तो इस तरह से इंटरकनेक्ट हम लोग पढ़ते हैं इसको. सेक्शन 6 से लेके 55 क्या डिसाइड करेंगे हम कि कोई फैक्ट रेलिवेंट है या नहीं है. पहली बात, फॉर्मूला बनाइए. सेक्शन 6 to 55 will decide whether a fact is relevant or not. Number 1, if it is relevant, then section 5 says what? Okay, you are relevant fact. Now evidence can be given of. ऐसे मान लीजिए, जैसे एज्यूम कीजिए कि आप लोग गए वाटर पार्क में, है ना. वाटर पार्क में गए हैं, अरशान गई हैं, शाहीन मलिक गई हैं, जया और सब कार्तिकेय, आप सब लोग जो हैं वाटर पार्क में गए हैं. आपको एंट्री करने के लिए आपके पास एक यहाँ पर वो रिंग टाइप कुछ कहते हैं उसको, व्हाटएवर जो भी हम कहते हैं, आप सब जानते हैं. एक उन्होंने आपका एक टिकट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एक इंडिकेटर है कि इफ यू आर वियरिंग दिस काइंड ऑफ रिंग, है ना, यू आर परमिटेड. सही है. तो जिसके हाथ में वो रिंग होगी, जिसके हाथ में भी वो एंट्री टिकट होगा, एंट्री टिकट मान लीजिए, एंट्री टिकट होगा, उसकी एंट्री होगी, बाकी की एंट्री नहीं होगी. एंट्री बैंड, वेरी करेक्ट, थैंक यू. एंट्री बैंड है वो. अब कोई किसी फैक्ट का एविडेंस दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, उसको कोर्ट एंट्री अलाउ करेगी या नहीं करेगी. कोर्ट उस एविडेंस की एंट्री अलाउ करेगी नहीं करेगी, उसको पहनना पड़ेगा एक एंट्री बैंड. और एंट्री बैंड का नाम है फैक्ट इन इशू, या तो फैक्ट इन इशू हो या फिर वो रेलिवेंट फैक्ट हो. सो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, ये एक तरीके से एंट्री बैंड हो गए. इन तथ्यों को ही कोर्ट परमिट करेगी कि इनका एविडेंस दिया जा सके. अब ये रेलिवेंट बैंड, जो रेलिवेंट बैंड है, ये मिलेगा कहां से, ये कौन सी विंडो पे जाना पड़ेगा. तो इस विंडो को जाना पड़ेगा आपको सेक्शन 6 से लेकर 55. सेक्शन 6 से लेकर के 55 की जो विंडो है, वो अगर आपको रेलिवेंट होने का टैग दे देगी, यस यू आर द फैक्ट रेलिवेंट नाउ एज पर 655, सो आपको फिर एंट्री मिल जाएगी. यानी कि इस फैक्ट को कोर्ट अब इसके एडमिशन, इसके एविडेंस को अब एडमिट कर सकती है. अब एविडेंस एडमिट हो गया, एविडेंस ले लिया गया कोर्ट के द्वारा कि ठीक है रिकॉर्ड कराइए. अब अगर ये ड्यूली प्रूव हो गया, तब सेक्शन 165 कहता है कि भाई जब जो जजमेंट है, जो जजमेंट किसके बेस पर दिया जाएगा, जो फैक्ट्स इन इशू हैं, जो रेलिवेंट फैक्ट हैं, जिनका की एविडेंस दिया गया था, अगर वो ड्यूली प्रूव हो जाएंगे, उसी के आधार पर जजमेंट दिया जाएगा. तो बेसिकली जो जजमेंट है वो बेस किस पर हुआ, ड्यूली प्रूव्ड रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फैक्ट्स इन इशू. तो मुझे बताइए आपको बात समझ में आई नहीं आई पूरी. हाँ है ना. तो मैंने आपको सेक्शन 5 165, सेक्शन 5 165 6 to 55 और सेक्शन 3 में उलझाने की कोशिश की है. उलझे निकल गए. तो ये हुआ आपके उसमें. और रेलेवेंट की डेफिनेशन में अब दोबारा समझाता हूं आपको, ताकि इसकी मीनिंग आपको समझ में आ जाए. देखिए साहब, देखिए, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर. एक फैक्ट रेलिवेंट कहलाएगा कब, व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द प्रोविजंस. देखो ये है ना, ये जो लाइन है, प्रोविजंस इन दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट. ये कौन से हैं, 6 to 55 मिली. समझ रहे हैं आप, इन प्रोविजंस के हिसाब से. ठीक है जी. सो ये हुआ. अब एक उस पर आ जाइए, भाई साहब ने जो कहा ये कि लॉजिकल रेलिवेंसी, और ये है ना, इसको समझाते हैं. चलिए देखिए. Relevancy under the Indian Evidence Act does not depend upon mere logic, but it should be legally relevant. ये क्या मतलब है, देखिए.
इसका सिर्फ इतना मतलब है कि एक फैक्ट रेलिवेंट है या नहीं, एंट्री बैंड है या नहीं रेलिवेंसी का, वो आपके लॉजिक से डिसाइड नहीं होगा कि लॉजिकली तो रेलिवेंट है नहीं है, दैट डजंट मैटर। वो लीगली रेलिवेंट है या नहीं, इसका मतलब ये है 6 से लेकर के 55 के जो सेक्शंस हैं, एज पर दो सेक्शंस इफ ए फैक्ट इज लीगली रेलिवेंट ओनली देन your logic may be saying it is relevant or not, it doesn't matter. A fact may be logically relevant, but if it is not legally relevant as per section 6 to 55, it will not be acceptable, it will not be admitted. सेक्शन 5 उसकी परमिशन नहीं देता है, समझे आप? तो अब आप क्या करेंगे, अब ये आप लोग याद कर लेंगे, फैक्ट्स लॉजिकली कनेक्टेड विद फैक्ट्स इन इशू, ये इन ग्रुप्स में ध्यान कर लेना आप लोग। ये एडमिशंस कन्फेशंस कहां से कहां तक है, 17 से 31 स्टेटमेंट्स, ये जो ब्रैकेट्स है ना, सब ब्रैकेट्स हैं, उनको रट लीजिएगा भाई। ये 34 से 37, 40 से 44, 45 से 51, 52 से 55, ये जितनी ब्रैकेट्स हैं ये है, इनको रटना पड़ेगा आप लोगों को। सो दिस इज ऑल अबाउट रेलिवेंट फैक्ट इन इशू। समझते हैं पहले इसकी टेक्निकलिटीज में, पढ़ करके एकदम समझ में नहीं आएगा आपको, तो मैं आपको वैसे समझाता हूं पहले, है ना, कि the allegation on Vijayan Verma is that Mr. Vijayan Verma committed the murder of someone. ऐसे समझिए illustration ये ना, A is this, A is accused of the murder of B. अब इस उसमें prosecution is saying what? Prosecution is saying that Mr. Vijayan Verma was present on such date at such time at such place. Mr. Vijayan Verma उस दिन उस समय उस स्थान पर उपस्थित थे। ये एक this is a fact asserted by the prosecution. Defense of this कि I was not present at that as alleged. Allegation में मैं वहां नहीं था। तो what prosecution is asserting and I am denying this. Assertion and denial, इसको समझना। asserted और denied का मतलब क्या होता है, यहां पढ़ेंगे अभी हम लोग डेफिनेशन में। तो prosecution is asserting something and I am denying to that. Now there may be different example that I am saying that Akash Jha is in the wrongful possession of my immovable property. आकाश झा मेरी प्रॉपर्टी के wrongful possession में है। ये कौन कह रहा है? I am asserting this, है ना। Now he is saying I am not in wrongful possession, so I am asserting, he is denying. तो I am asserting my right, he is denying my right. I am saying he, दूसरा केस क्या हो सकता है कि I am saying that अभी चौधरी owes ₹2 lakh to me. अभी चौधरी को मेरे 2 लाख रुपए देने हैं, तो I am asserting for what? Liability upon her. She is denying for this. तो I may be one party may be asserting his rights, liability of the other, obligation of the other, and other party may be denying for that. So when a fact is asserted by one person and denied by the other, तभी तो टकराव होगा भाई। झगड़े की जड़ क्या है? फैक्ट्स इन इशू, मतलब मुद्दे की बात क्या है, मुद्दा झगड़ा किस बात का है? व्हाट आर द फैक्ट्स इन इशू, ऐसा समझिए। फैक्ट्स इन इशू मतलब ऐसे तथ्य जो विवाद में हैं, हिंदी में बोलते हैं विवादित तथ्य। तो जो, और सरल भाषा में बोल सकते हैं डिस्प्यूटेड फैक्ट्स। तो डिस्प्यूट कब होगा? व्हेन समवन इज असर्टिंग एंड अदर वन इज डिनाइंग दैट मैं वहां पे था, नहीं वहां पे तुम नहीं थे, तो ये विवाद हो गया, इस पॉइंट पर हो गया। तो ऑल दोज फैक्ट्स रिगार्डिंग विच द अपोजिट पार्टीज हैव डाइवर्जेंट व्यूज, दोज फैक्ट्स आर कॉल्ड फैक्ट्स इन इशू। तो मैं लीगल लैंग्वेज में समझाता हूं, यहां तक कॉमन भाषा में समझ में आया नहीं आया बताइए आपको मुझे। एक्सप्रेशन फैक्ट्स इन इशू का मतलब क्या है? फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट, कोई भी ऐसा तथ्य, एनी फैक्ट कैसा? फ्रॉम विच, जिससे, ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या तो उस फैक्ट से अपने आप या किसी अन्य फैक्ट्स के साथ। क्या होता है? इन शब्दों को पकड़ लीजिए इस तरीके से, देखिए। द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट, ये थी, इन चारों को समझिए। द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट, किसका?
एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी। समझे? देखिए इसको ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर साइड में, द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट किसका, ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड एंड डिनाइड। ये समझिए, देखिए इन सब शब्दों को हालांकि समझा चुका हूं, समझिए कि ऐसा कोई भी तथ्य है जिससे किसी अधिकार का या लायबिलिटी डिसेबिलिटी का अस्तित्व, मींस वेदर दैट राइट एग्जिस्ट और नॉट, ये हुआ एग्जिस्टेंस। नॉन एग्जिस्ट में इट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। एंड इफ व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट राइट, और इफ द राइट एग्जिस्ट व्हाट इज द एक्सटेंट, व्हाट इज द स्कोप, टू व्हाट एक्सटेंट, है ना। लायबिलिटी है या नहीं है, अभी चौधरी को मेरे 2 लाख रुपए देने हैं या नहीं है, whether my right exist है नहीं है, existence of my right. If I am saying that Avi Chaudhary is supposed to give me rupees 2 lakh rupees, fine, I am asserting it, I am asserting it, she is denying it, what, the right of recovery of money। तो एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर ये हो सकता है कि रुपए हैं तो कितने हैं, इसका मतलब हुआ एक्सटेंट। नेचर मींस वेदर इट इज इन द नेचर ऑफ द डैमेजेस और वेदर इट इज इन द नेचर ऑफ लोन टू बी रिकवर्ड, ये नेचर हो सकती है। तो इन सभी को मीनिंग समझ में आया नहीं आया आपको, बताइए मुझे। आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू कि ये जो शब्द दिए गए हैं उनको आप परिचित हो जाएं अच्छे तरीके से। एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, जल्दी बताइए, ये आई बात समझ में नहीं आई? अब आगे समझिए इसमें क्या है। तो दीज आर द फैक्ट्स, फैक्ट्स इन इशू, दीज आर द फैक्ट्स, एनी फैक्ट, ऐसे फैक्ट्स हैं ये जिनको डिसाइड करेंगे तो क्या होगा, एनी सूट फैक्ट करेंगे जिससे कोई भी राइट या लायबिलिटी या डिसेबिलिटी नेसेसरी फॉलोज। मीन्स दीज आर द फैक्ट्स इफ द ऑन द सेटलमेंट ऑफ विच, ऑन द डिसीजन ऑफ विच सम राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी के बारे में उसकी एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, नेसेसरी फॉलोज मतलब वहां से you will derive from the facts. If these facts which we are calling disputed facts, facts in issue, if these facts are proved, disproved, है ना, on the basis of proof of those facts, some right, liability or disability can be finally decided कि whether such right of decide was there or not, exist करता था या नहीं करता था तो कितना करता था। आम भाषा में पूछ समझना है आपको, एक लाइन में समझना है। These are the disputed facts. The party, one party is asserting and other party is denying them. मेरे ख्याल से sufficient है आपको। So disputed facts are facts in issue. Suppose कीजिए यही fact है, whether S यानी कि शांति मैडम to class in विधि or not. विधि we are saying yes and she is saying no. तो asserted and denied. I hope कि कर लेंगे आप लोग। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में आ जाइए। एक्सप्लेनेशन, वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर सीपीसी, एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue। समझ लीजिए क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं ये कि सीपीसी में, सीपीसी वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर सीपीसी, कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड इशू फैक्ट, यानी कि इशू फ्रेम करती है। कोर्ट ने क्या फ्रेम कर दिया, कोर्ट फ्रेम्ड इश्यूज, कोर्ट framed issues, fine। The fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue। इसका मतलब समझते हैं, देखिए इशू एक हुआ, इशू क्या मतलब मैं समझाता हूं पहले लिखने से पहले। सिविल केस में ये एक
मैंने एक सूट फाइल किया, मैडम नीलू कसेरा पर, है ना, कि शी इज द टीनेंट नाउ रॉन्ग इन रॉन्गफुल पोजीशन, है ना। नाउ आई एम सेइंग आई हैव फाइल्ड अ सूट फॉर पोजेशन एंड द मेन प्रॉफिट, यही सूट मान के चलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस मकान का मालिक हूँ, नीलू कसेरा इसमें टेनेंट है और गलत तरीके से इसमें रह रही है, मकान दिलाया जाए मुझे ना। उसमें एक इशू एक ये बना कि वेदर आई एम द ओनर ऑफ द सेड प्रॉपर्टी और नॉट। तो दिस इज इशू, कोर्ट फ्रेम्ड एन इशू, कोर्ट ने यानी कि सी फ्रेम्ड एन इशू whether I am this or not. Now I am asserting, इसके रिप्लाई में इन द आंसर सच इश्यूज, जो मैं असर्ट कर रहा हूं डिनाई करेंगे, आप कहेंगे, मैं कहूंगा मकान मालिक हूं, आप कहेंगी नहीं है। तो दीज आर व्हाट, दिस इज ए फैक्ट इन इशू। यही विवादक तथ्य हो गया कि ये अपने आप में कि इसे प्रूव करना है आपने, आप अपने एविडेंस देंगी, मैं अपने एविडेंस दूंगा। अब इस फैक्ट्स इन इशू को डिसीजन जब आएगा, जब आप अपने फैक्ट्स को प्रूव करेंगी कि आप मना कर रही हैं तो, और मैं कह रहा हूं कि मैं ऑनर हूं, मैं अपने फेवर में एविडेंस लेकर आऊंगा, जब वो डिसाइड होगा इशू, उससे मेरा राइट डिसाइड होगा, विच आई एम असर्टिंग माई राइट्स एंड यू आर डिनाइंग माई राइट। तो आई होप इट इज सफिशिएंटली explained to you.